क्या फार्मेसी शॉप से बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन लेते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। आधुनिकता के चलते हम इंसानों के रहन सहन में कई तरह के बदलाव आए और इन्हीं बदलाव के चलते हम प्रकृति से दूर होते चले गए और आधुनिकता के और करीब होते चले गए। और फिर ऐसा हुआ कि जो चीज़ें हम प्राकृतिक तरीके से करते थे वो भी हमसे दूर होती चली गई। बीमारियां आधुनिक हो गई, इसके इलाज आधुनिक हो गए। हम छोटी छोटी बीमारियों के लिए प्रकृति से ज़्यादा आधुनिक औषधियों पर डिपेंडेंट होने लगे, इस पर निर्भर होने लगे। और अंजाम ये हुआ कि जो इंसान कभी आधुनिक मेडिसिन के, जो मॉडर्न मेडिसिन के प्रोड्यूसर हुआ करते थे, वो आधुनिक मेडिसिन के, मॉडर्न मेडिसिन के प्रोडक्ट बन गए। अब हर उस चीज़ की तरह ही आधुनिक मेडिसिन के भी, मॉडर्न मेडिसिन के भी कुछ अपनी खूबी होती है, कुछ अपनी खामियां होती है। और इन्हीं खामियों को अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है, बहुत घातक साबित हो सकती है। तो आज की ये वीडियो मॉडर्न मेडिसिन के इन्हीं पॉसिबल फैटल इफेक्ट पर है। तो वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। एजुकेशन के बढ़ते बढ़ते, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, खास करके मेडिसिन के प्रति नॉलेज, लोगों के नॉलेज बढ़ते बढ़ते मेडिसिन का खतरा उनकी ज़िंदगी में वो ज़्यादा हो गया है। मतलब फ़ायदे देने के बजाय और ज़्यादा खतरा बनता नज़र आ रहा है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं जो बाय क्वालिफिकेशन एंड बाय प्रोफेशन वे इंजीनियर्स हैं, लेकिन ओवर द फोन वे अपने किसी परिजन को बता रहे हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप एमोक्सिसिलिन ले लो या एम्पिसिलिन ले लो या फिर निमोसलाइड ले लो, आप 2 घंटे में ठीक हो जाओगे। अरे ठहरिए भाई, मुझे तो लगा था कि आप इंजीनियर हो, ये मेडिसिन कब से प्रिस्क्राइब करने लग गए। ये एक्शन आपको बहुत छोटा सा लगा होगा, ये बात बहुत छोटी सी लगी होगी, लेकिन है बहुत खतरनाक चीज़ ये। हम आज इसी खतरे के मद्देनज़र इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसमें हम ओवर द काउंटर ड्रग यानी ओटीसी ड्रग को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओटीसी ड्रग्स यानी ओवर द काउंटर ड्रग्स वो दवाइयाँ हैं जिसे आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन स्टोर से ले सकते हैं। लेकिन ठहरिए, फिर से ठहरिए, सारे मेडिसिन ओटीसी मेडिसिन नहीं होते। अगर हम ओटीसी मेडिसिन के लिस्ट में सारे मेडिसिन को डाल देते हैं या फिर ज़्यादातर मेडिसिन को डाल देते हैं अपने दिमाग के भरोसे, तो फिर ये बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होना ज़रूरी है। ओटीसी मेडिसिन दरअसल वो मेडिसिन हैं जिसे आप माइल्ड सिकनेस के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपका माइल्ड सर दर्द हो गया, माइल्ड हेडेक या फिर माइल्ड स्टमक एक या फिर सिंपल सा बर्न हो गया। ये आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देगा, यानी कि ये आपके एक्चुअल कॉज को ख़त्म कर देगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो ओटीसी के इस कंसेप्ट को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं और इसमें हम बाकी दवाइयाँ जो नॉन ओटीसी हैं वही डाल देते हैं, तो फिर खतरा 10 गुना बढ़ जाता है। याद रखिए, द सिंपलेस्ट ऑफ द ड्रग्स कैन कॉज यू द ग्रेटेस्ट ऑफ द डैमेजेस। इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेडिसिन लेते वक्त थोड़ा सा केयरफुल होना ज़रूरी है। एक एग्जांपल है, फिर से पैरास्टामोल का ही आप ले लीजिए। हम सब पैरास्टामोल से वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं कि एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक है, इसे हम घरेलू नुस्खे की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि इसके इनएप्रोप्रिएट और ओवरडोज से हमारे लीवर सिरोसिस होने का कितना खतरा बन जाता है। और इसी तरह के हाफ नॉलेज के चलते हम बाकी एंटीबायोटिक्स और नॉन ओटीसी ड्रग्स को ओटीसी के सूची में डाल देते हैं, लिस्ट में डाल देते हैं। इससे समाज को कितना खतरा है हम रियलाइज ही नहीं करते। कौन सा पैथोजन किस एंटीबायोटिक से मारा जाएगा और वह एंटीबायोटिक किस तरह काम करेगा, ये जाने बगैर ही हम यूं ही मेडिसिन लोगों को दे देते हैं, खुद भी खा लेते हैं डॉक्टर के सलाह के बगैर ही। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के रूल 65 में वो सारी दवाइयाँ, उन सारी दवाइयों की लिस्ट बताई गई हैं जिन्हें हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले ही नहीं सकते। एंटीबायोटिक्स और बाकी नॉन ओटीसी ड्रग्स के इनएप्रोप्रिएट यूज से ड्रग रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ पैथोजेंस निकल के आते हैं। इसका बहुत बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल है MDR TB, जिसे हम मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं। हर एंटीबायोटिक की अपनी एक साइकिल होती है। अगर हम एंटीबायोटिक को प्रिस्क्रिप्शन अनुसार पूरा खाते हैं, सपोज 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आपको दी जाती है, आप उसे खाते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि वो पूरी साइकिल ख़त्म हो जाती है और उस दौरान उस पैथोजन को आपके बॉडी से एलिमिनेट की जाती है। लेकिन अगर आप उस एंटीबायोटिक के डोज को पूरा नहीं करते, उसके साइकिल को पूरा नहीं करते, तो हम ऐसा मानते हैं कि वो पैथोजन अंदर ही रह जाता है और अगली बार अगर आप उसे उसी एंटीबायोटिक को उसी पैथोजन के खिलाफ खाते हैं तो वो उसका रेसिस्टेंट हो जाता है। मतलब वो एंटीबायोटिक अभी उस पर काम नहीं करेगा, उस पार्टिकुलर पैथोजन पर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी रेसिस्टेंट हो गया है।
मेरी दवाई में दवाइयों का सेवन, खास करके एंटीबायोटिक्स का सेवन सही नॉलेज के साथ करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर पैथोजन किस एंटीबायोटिक से मारा जाएगा और ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक किस मैकेनिज्म से काम करेगा। क्योंकि अगर ये ड्रग रेसिस्टेंट वैरायटी एनवायरनमेंट में फैल जाता है तो सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया, पूरे समाज के लिए खतरा बन जाता है। और दुख की बात यह है कि हमारे भारत में, हमारे देश में रिसर्च के अनुसार 52% ऑफ पॉपुलेशन सेल्फ मेडिकेशन में भरोसा रखते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बीमारी को भगाने के बजाय, उसे ठीक करने के बजाय आप उसे बिगाड़ देंगे, एक रेसिस्टेंट वैरायटी पैदा कर देंगे और उसे आप समाज को गिफ्ट में दे रहे हैं, एक और नई बीमारी पैदा कर रहे हैं। तो ये बात ज़रा सा आपको और हमें सावधानी में रखनी है। चलिए हम इस बात को और थोड़ा विस्तार से समझते हैं और एक सिंपल सी एक एग्जांपल को लेते हैं। गैस्ट्राइटिस, जिसे कम से कम मैं और आप बहुत सिंपल बीमारी मानते हैं, क्या आप जानते हैं इसके कितने कॉजेस हो सकते हैं? ये एच पाइलोरी के कारण हो सकता है, जो एक बैक्टीरियम है। ये स्ट्रेस के कारण हो सकता है, ये किसी खाने के कारण हो सकता है, या किसी दवाई के कारण भी हो सकता है। अब फिजिशियंस वेल ट्रेंड हैं, वे आपको एवरेज करके बताएंगे कि आपको किस कारण गैस्ट्राइटिस हुई है और उसी के अनुसार वो आपको दवा देंगे। वो आपको देखेंगे कि आपका स्ट्रेस रिलीज करने से, स्ट्रेस कम करने से आपकी गैस्ट्राइटिस ठीक हो सकती है, या सिंपल एंटासिड देने से आपको ठीक किया जा सकता है, या फिर एच पाइलोरी को मारा जाना चाहिए, या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दी जानी चाहिए, या फिर H2 ब्लॉकर्स दिए जाने चाहिए। ये सब जाने बगैर है, एवोल्यूशन के बगैर आप अपने नॉलेज के अनुसार कह देते हो, आप डोमेपेरेडिन ले लो, पेंटोप्राजोल ले लो, ये ले लो, वो ले लो। ये जो पेंटोप्राजोल की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि ये किडनी के लिए कितना हानिकारक है? आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी सेहत और समाज की सेहत के लिए हमें ये जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी के साथ उठानी होगी और हमें ये समझना होगा कि इन सब जिम्मेदारियों की जिम्मेदार हम हैं। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा पूरा मकसद है इस छोटी सी बात के खिलाफ आपको आगाह करना, जो बाद में जाकर बहुत बड़ा और बुरा अंजाम दे सकता है। तो सही नॉलेज रखिए, सेहतमंद रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।